Hello students, welcome to Bansar classes online. I am Jaising सूर्यवंशी. लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ स्टार्ट किया था और कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि कनेक्टिव टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स का जो यहाँ पर टाइप है, किस टाइप का मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके टाइप पे डिपेंड करता है कनेक्टिव टिश्यूज़ की फंक्शनिंग. तो जिस टाइप का मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा वैसी ही फंक्शनिंग होगी उस कनेक्टिव टिश्यूज़ की. तो ये हमने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि क्या इम्पोर्टेंस है एक कनेक्टिव टिश्यूज़ की. तो कनेक्टिव टिश्यूज़ हमने डिस्कस किया था. कनेक्टिव टिश्यूज़ जितने भी होते हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. हमारे बोन्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनको एक स्पेसिफिक पोजीशन में मेंटेन करने का काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. यहाँ तक बात खत्म हो गई थी. इसके बाद में हमने फ्लूइड वेस्कुलर टिश्यू स्टार्ट किया था और फ्लूइड वेस्कुलर टिश्यूज़ मैंने बताया था आपको दो टाइप के होते हैं. पहला ब्लड, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम लिम्फ को डिस्कस करेंगे. हमने चालू कर दिया था लास्ट लेक्चर पे लिम्फ को. आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना है लिम्फ क्या होता है. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो लिम्फ है वो ब्लड के थ्रू ही फॉर्म होता है. मतलब ब्लड जो है वो उससे ही लिम्फ का फॉर्मेशन होता है. तो लिम्फ के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है लिम्फ के अंदर क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं. तो लिम्फ के अंदर जैसे ब्लड में प्लाज्मा का अमाउंट होता है वैसे ही इस लिम्फ के अंदर में भी लिक्विड पोर्शन होता है, जैसे बोलते हैं हम प्लाज्मा. ठीक है. साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं हम कार्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं. और कौन से टाइप के कार्पसेल्स? यहाँ पे ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेजेंट होती है. मैंने बताया था आपको कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल 3 टाइप की होती है ना, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर पे. कौन कौन सी? वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज. तो जो कैपिलरीज होती हैं उनमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन पोर्स के थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. मटेरियल्स का जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है. जितने भी गैसेस हैं उनका एक्सचेंज भी इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू होता है. ठीक है ना. तो जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जितने भी ल्यूकोसाइट इस लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती है वो लिम्फोसाइट के अंदर आती कैसे? तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू. जितनी भी लिम्फोसाइट इस लिम्फ के अंदर देखने को मिलती है हमें, क्योंकि लिम्फ के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा और लिम्फोसाइट, जो कि एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है. तो ये जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है इन लिम्फ के अंदर आई कैसे? तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स का, जिनसे मटेरियल का एक्सचेंज होता है. उन्हीं मॉलिक्यूल्स या उन्हीं जिन पोर्स के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं उन्हीं पोर्स से डब्ल्यूबीसी सेल्स भी पास आउट होती हैं. ठीक है ना. तो इसी जो पास आउट होने का जो प्रोसेस है, डब्ल्यूबीसी सेल्स के पास आउट होने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम डायपेडेसिस. यहाँ तक बात समझ में आ गई कि डब्ल्यूबीसी सेल्स या फिर लिम्फोसाइट्स इन छोटे छोटे जो पोर्स हैं कैपिलरीज के, इनमें से पास हो जाती है. और इसके पास होने के ही प्रोसेस को, इसके पास आउट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायपीडेसिस. ठीक. यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई. ठीक है. यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई. इसके बाद जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट क्या क्या है, तो ब्लड वेसल्स, ब्लड, है ना. ऐसे ही इस लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट क्या है? जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड. ऐसे ही इस लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट क्या है? एक तो लिम्फ, ठीक है, दूसरा लिम्फ नोड, तीसरा है लिम्फेटिक वेसल्स. यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें. तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं? जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल होती है. जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ का फ्लो होता है. ऐसे ही कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ ऐसे सोलर एरियाज होते हैं जहाँ पर लिम्फोइड टिश्यू, है ना,
ऐसे कोई ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेजेंट होती है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, तो उन ऑर्गन्स को बोलते हैं हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो ऐसे बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे टॉन्सिल, आपको पता होगा, टॉन्सिल सुना होगा आपने नाम। तो टॉन्सिल क्या है, एक टाइप का क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसके अंदर लिम्फ का अमाउंट होता है, और लिम्फ के अंदर क्या होती हैं, लिम्फोसाइट सेल, डब्ल्यूबीसी सेल। इसीलिए जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करती हैं, जितने भी लिम्फोसाइट सेल उन पैथोजेंस को किल करती है, और आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए वो थोड़े से स्वलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये सारे मिलके, ये सारे जो कंपोनेंट हैं इस लिम्फेटिक सिस्टम के, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फॉइड ऑर्गन्स या फिर लिम्फ नोड, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। जैसे दिया है यहाँ पे टॉन्सिल, तो टॉन्सिल क्या है, एक टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन है जिनके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है, और ये लिम्फ के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होती है, ल्यूकोसाइट सेल, या फिर बोल सकते हैं हम ल्यूकोसाइट कौन सा टाइप, लिम्फोसाइट सेल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है लिम्फ और ब्लड के अंदर, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट सेल, जो कि एक टाइप की डब्ल्यूबीसी सेल होती है ना। ग्रैन्युलोसाइट का टाइप है, हमने डिस्कस किया था। तो जितना भी लिम्फ है, लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फोसाइट सेल। ये बात समझ में आई। इसके अलावा लेकिन अगर हम ब्लड को डिस्कस करें कि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है, तो आपको पता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, काफ़ी सारी ब्लड कार्पोसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लिम्फ के अंदर ऐसा नहीं होता, लिम्फ के अंदर बस प्लाज्मा का अमाउंट होता है, और साथ ही साथ में लिम्फोसाइट सेल, जो कि एक टाइप की ग्रैन्युलोसाइट है, एक टाइप की डब्ल्यूबीसी का टाइप है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा आपको कि जो लिम्फ है, लिम्फ के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का अमाउंट या फिर प्रोटीन्स का अमाउंट काफ़ी कम होता है ब्लड की कंपैरिजन में। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो ब्लड के अंदर अलग अलग टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो ऐसा इस लिम्फ के अंदर नहीं होता। लिम्फ के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोटीन्स होती हैं। साथ के साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब का भी अमाउंट काफ़ी लेस होता है ना। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, फैट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। जितना भी फैट डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट किसके थ्रू होता है, इसी लिम्फ के थ्रू होता है, ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज अ मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। लिम्फ क्या है, मिडिल मैन है। हमारे जितने भी टिश्यूज है, उन टिश्यूज के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ। और जितना भी हमारे ब्लड और टिश्यूज के बीच में जितना भी मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज है, वो इन्हीं लिम्फ के थ्रू होता है। तो लिम्फ क्या है, एक मिडिल मैन है ना। ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक मिडिल मैन है। जितनी भी सब्सटेंस, जितनी भी गैसेस, जितने भी मॉलिक्यूल्स एक सेल के अंदर मूव करते हैं, एक टिश्यू के अंदर मूव करते हैं ब्लड से होते हुए, वो इसी लिम्फ के थ्रू ही मूव कर पाते हैं। जितना भी अगर हार्मोन्स अगर किसी सेल से मूव कर रहा है, तो इसी लिम्फ से होके मूव करना पड़ेगा उसे, ठीक है। इसीलिए लिम्फ क्या होती है, मिडिल मैन की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो ब्लड और जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज भी, या फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी किसके थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू।
यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। काफ़ी सारे ऑर्गन देखे हमने, जैसे टॉन्सिल, स्प्लीन, जहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट सेल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, है ना। लैक्टील्स जो कि स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक वेसल होती है, और ये क्या करती है, फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो भी जितना भी आपका फैट होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं पास होता, बाकी के जितने मिनरल्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पास होते हैं, लेकिन जो फैट होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पास नहीं होता है। तो किस में पास होता है सबसे पहले, फैट सबसे पहले लिम्फेटिक वेसल के अंदर पास होता है, और जो डाइजेशन के टाइम पे जो स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल होती है जो कि फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं हम लैक्टील्स। तो ये आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, जब आपने 7th क्लास पढ़ी हो तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, या फिर आप 10th क्लास में थोड़ा सा इसको देखेंगे। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो लिम्फ वाला पोर्शन हमने देख लिया। इसके साथ में ही नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। जितना भी ब्लड है, ब्लड आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर सारे पार्ट में रेगुलेट होता है, सारे पार्ट के अंदर मूव करता है, चाहे बॉडी के अपर पार्ट्स हो चाहे बॉडी के लोअर पार्ट्स हो, है ना। पता है ना आपको, आपका जो ब्लड है आपके लेग्स वाले या फिर लोअर रीजन में भी ज़रूरत है उसकी, जितने भी हेड रीजन है, जितना भी नेक रीजन है, वहाँ पर भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो ब्लड की रिक्वायरमेंट बॉडी को जैसे हर जगह पर है, ऐसे ही जो ब्लड है, ब्लड दो डायरेक्शन में मूव करता है हमेशा, ठीक है। ब्लड जो होता है हमेशा दो डायरेक्शन में मूव करता है, एक तो ऊपर वाली डायरेक्शन में, एक नीचे वाली डायरेक्शन में। आपने अगर हार्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हार्ट में ऊपर से ब्लड को लाने के लिए भी अलग टाइप की वेन्स होती हैं, और ब्लड को नीचे से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको भी लाने के लिए अलग टाइप की वेन्स होती है। ऐसी वेन्स जो कि बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, उसको बोलते हैं हम सुपीरियर वेना केवा, है ना। और सुपीरियर वेना केवा हार्ट के किसमें ओपन होती है, राइट ऑरिकल में। सुपीरियर वेना केवा जो कि बॉडी के सुपीरियर या फिर हेड और नेक पार्ट से ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, वो कहाँ जाके ओपन होती है, हार्ट के राइट साइड में सबसे ऊपर वाले ऑरिकल में, मतलब राइट ऑरिकल में जाके ओपन होती है। ऐसे ही जितना भी ब्लड नीचे से आता है, जितना भी ब्लड आपके लेग रीजन से आता है, लोअर रीजन से आता है, तो वो किसके थ्रू आता है, तो वहाँ भी अलग टाइप की वेन्स होती है, उसको बोलते हैं हम इन्फीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर मतलब जो कि बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर रही है, और इन्फीरियर मतलब जो कि बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर रही है। तो दो तरह की है। तो इसीलिए आप, मैंने एग्जाम्पल बस इसलिए दिया ताकि आप समझ सको कि ब्लड जो है वो दो डायरेक्शन में मूव करता है। तो बात समझ में आई। इसके बाद में जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है ना, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ में आया ना। हार्ट क्या होता है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जितना भी ब्लड होता है वो पूरी प्रेशर के साथ में या फोर्सफुली पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन लिम्फ को इस तरीके से पंप करने वाला कोई ऑर्गन नहीं है, तो लिम्फ को पंप करने के लिए हार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि लिम्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। लिम्फ का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, तो इसको हार्ट के थ्रू पंप नहीं किया जाता है। हार्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट है, ब्लड वेसल एंड हार्ट, ठीक है। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने देखा ब्लड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज में, है ना, फ्लूइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज में हमने ये सब देखा। इसके बाद में हम नेक्स्ट
चलते हैं नेक्स्ट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज पे, जिनमें मिनरलाइज मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मिनरलाइज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है तो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होती है बोन्स, क्या होता है कार्टिलेज, क्या होता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं मेनली, है ना। जितने भी स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, बोन, और सेकंड कौन सा होता है, कार्टिलेज। जितना भी हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम है, जितना भी हमारा बॉडी के अंदर का स्केलेटन सिस्टम है, वो किससे मिलके बना है, बोन से और कार्टिलेज से। आप नोट्स पे बिल्कुल, अभी नोट्स लिखने पे ध्यान मत दो, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो। नोट्स आप लिख सकते हो बाद में आराम से, 2 बार सुनना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी बात सुनो। लेकिन अभी जितना भी हमारे बॉडी का एंडोस्केलेटन सिस्टम है, जितना भी हमारे बॉडी का अंदर का स्केलेटन है, वो दो तरह का होता है, या तो बोन से मिलके बना है या फिर कार्टिलेज से मिलके बना है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के एंडोस्केलेटन सिस्टम का पार्ट क्या है, बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स क्या होती हैं, बोन्स आपको पता है, आपके 4 लिम्स में बोन्स प्रेजेंट है, आपके हेड में बोन्स प्रेजेंट है, आपके जो है चेस्ट में बोन प्रेजेंट है, आपके लेग रीजन में बोन्स प्रेजेंट है। तो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट है वो है बोन्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एंडोस्केलेटन सिस्टम किससे मिलके फॉर्म हुआ है, बोन्स से और कार्टिलेज से। आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो दिखती है एक रिजिड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम बोन्स। तो आपको पता है कि आपके हैंड में भी बोन्स प्रेजेंट है, लेग रीजन में भी बोन प्रेजेंट है, आपके चेस्ट में भी बोन प्रेजेंट है, आपके हेड वाले रीजन में बोन प्रेजेंट है, आपके नेक में भी बोन प्रेजेंट है। तो बोन्स जो है सब जगह प्रेजेंट है ना, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एंडोस्केलेटन है जो कि बोन्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे उससे कार्टिलेज क्या होता है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि मिनरलाइज मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं इनको, कि इनके अंदर जो मैट्रिक्स है वो मिनरलाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस का क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बोन्स होती हैं, बोन्स का जितना भी मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का डेपोजिशन होता है। वहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक टाइप के मिनरल है। तो इस टाइप के जो कि स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज हैं जैसे बोन्स, तो बोन्स के अंदर जितना भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, रिजिड, है ना। मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, रिजिड। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बोन्स का मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, रिजिड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जेली फॉर्म में होता है, तो बहुत सारी लिखा जा सकता है। तो कैसा होता है, रिजिड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ना। काफ़ी सारे हमारे एसेंशियल बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। हमारी बॉडी में रिब्स प्रेजेंट है जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी में लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो आपकी बॉडी में जो बोन्स प्रेजेंट है वो बॉडी को सपोर्ट तो प्रोवाइड करती ही है ना, सपोर्ट तो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ में आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन और जितने भी एसेंशियल ऑर्गन है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया, समझ में आया आपको। तो और बोन्स की हम बात करें, बोन्स की जो मैट्रिक्स है, जितना भी मैट्रिक्स वाला पोर्शन है वो रिजिड होता है। क्यों रिजिड होता है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो बोन्स कार्टिलेज की कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा हार्ड होती है, ज़्यादा रिजिड होती है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस का डेपोजिशन होता है, फास्फोरस और कैल्शियम का मिनरलाइजेशन होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दी बोन्स comprises of microscopic tubules called Harvesian canal and Walkman canal। तो जो बोन्स है, बोन्स में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है और ब्लड वेसल्स की सप्लाई जो कैविटी प्रेजेंट होती है, जिन कैविटी के थ्रू ब्लड वेसल्स प्रोसेस होती हैं, तो उन कैविटी का नाम है, एक कैविटी ऐसी होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक कैविटी ऐसी होती है जो कि ट्रांसवर्स होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल कैविटी को बोलते हैं हम हार्वेशियन कैनाल, और जो कैनाल ट्रांसवर्स होती है या हॉरिजॉन्टल होती है उसको बोलते हैं हम वॉकमैन कैनाल। तो दो तरह की कैनाल प्रेजेंट होती है बोन्स में, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और हार्वेशियन कैनाल, है ना। सेकेंड इज ट्रांसवर्स और वॉकमैन कैनाल। पहली तो होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है उसे बोलते हैं हम हार्वेशियन कैनाल, और जो सेकंड है जो कि ट्रांसवर्स होती है उसे बोलते हैं हम वॉकमैन कैनाल। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं हम, पहले डायग्राम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, जहाँ पे ये पूरी स्ट्रक्चर, ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं हम ओस्टियोन, है ना। ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको इसको बोलते हैं हम ओस्टियोन। और ये बीचों बीच में आपको एक कैनाल दिख रही है, इस कैनाल का नाम है हार्वेशियन कैनाल, जिसके थ्रू लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल, नर्व्स, इन सब की सप्लाई होती है। ठीक है, बोन्स की सेल, बोन्स की जो सेल होती है उसको बोलते हैं हम ओस्टियोसाइट, है ना। जो बोन फॉर्मिंग सेल होती हैं, है ना, बोन्स फॉर्मिंग सेल, उनको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल, और बोन्स की जो सेल होती है उसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट। ओस्टियो टर्म यूज करते हैं हम बोन्स के लिए, और साइट मतलब होता है सेल। ठीक है, तो बोन्स की सेल को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर ओस्टियोसाइट के सराउंडिंग कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखती है, कुछ हेयर लाइक प्रोसेस दिखते हैं। इन हेयर लाइक प्रोसेस को बोलते हैं हम कैनेलिक्यूलाई। ठीक है, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कैनेलिक्यूलाई, और ये कैनेलिक्यूलाई ओस्टियोसाइट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओस्टियोसाइट सेल को होल्ड करके रखने का काम कौन करती है, ये कैनेलिक्यूलाई। इसके साथ साथ ये आपको इसमें मैट्रिक्स जो दिख रहा है वो रिजिड फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, जितना भी मैट्रिक्स होता है वो रिजिड फॉर्म में होता है, दिख रहा है आपको। ये बिल्कुल कैसा है, कोसेंट्रिक फॉर्म में। जितना भी एक बोन्स के अंदर मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, कोसेंट्रिक फॉर्म में। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, कि जितने भी बोन्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जितना भी मैट्रिक्स होता है वो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होता है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि बोन्स की सेल, है ना, बोन्स में जो सेल होती है, बोन फॉर्मिंग सेल का नाम क्या है, ओस्टियोब्लास्ट सेल, है ना। और बोन्स की सेल का नाम क्या है, ओस्टियोसाइट सेल। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। दो तरह की सेल देखी हमने, बोन फॉर्मिंग सेल और बोन सेल। बोन फॉर्मिंग सेल का नाम है ओस्टियोब्लास्ट सेल, और बोन सेल का नाम है ओस्टियोसाइट। साथ ही साथ कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे बोन के अंदर किस टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। कौन से टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ओसिन प्रोटीन। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये कैनाल होती है बीचों बीच में, जिसे बोलते हैं हम हार्वेशियन कैनाल। एक कैनाल और होती है जो कि ट्रांसवर्स होती है, जो कि आपको इस डायग्राम में नहीं दिख रही होगी, माइक्रोस्कोपिक और स्ट्रक्चर देखेंगे दूसरे डायग्राम में तो दिखेगी। तो एक और कैनाल होती है जो कि कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, उस कैनाल को बोलते हैं हम वॉकमैन कैनाल। साथ ही साथ ये देखा हमने कि जितने भी ये वॉकमैन कैनाल है और जितने भी ये हार्वेशियन कैनाल है, इन्हीं कैनाल्स के थ्रू ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है बोन्स में। तो ये पार्ट था बोन्स का जो हम डिस्कस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज की तरफ, जो कि है कार्टिलेज, है ना। तो कार्टिलेज जो होती है बोन्स की कंपैरिजन में इलास्टिक होती है ना। बोन्स में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ में आपको ये पता ही है कि जितनी भी कार्टिलेज होते हैं वो कार्टिलेज बोन्स की कंपैरिजन में कैसे होते हैं, लेस हार्डर, है ना। जितने भी कार्टिलेज होते हैं वो बोन्स की कंपैरिजन में लेस हार्डर होते हैं, है ना, कम रिजिड होते हैं। और इनमें इलास्टिसिटी क्यों होती है, इनमें इलास्टिसिटी होने की प्रॉपर्टी होती है। और क्यों होती है इलास्टिसिटी, है ना। तो क्यों होती है ये इनमें इलास्टिसिटी, तो इनमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है और उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, CHONDRIN, कॉन्ड्रिन, CHONDRIN, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है और बोन्स के अंदर ओसिन प्रोटीन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बोन्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ओसिन, और कार्टिलेज के अंदर कौन सी, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन आपने नोट कर लिया होगा, ओसिन भी नोट कर लेना। अगर आपको मॉड्यूल में नहीं मिले तो आप ओसिन प्रोटीन का नाम भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं स्पेलिंग बताता हूँ, OSSEIN, OSSEIN, ओसिन, OSSEIN, ओसिन। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन दी बोन्स, है ना। जहाँ बोन्स होती हैं दो, जैसे आपकी जो थाई बोन है फीमर, और उसके नीचे की जो बोन्स हैं टीबिया और फिबुला, है ना। आपकी जो थाई बोन है फीमर और उसके नीचे की जो बोन्स है टीबिया और फिबुला, वो दोनों बोन्स के बीच जो अटैचमेंट है ना, उन दोनों बोन्स का जो अटैचमेंट है, जहाँ पर उनका जॉइंट है, उन जॉइंट के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और उस कार्टिलेज को बोलते हैं हम हाईलाइन कार्टिलेज। तो HYALINE, हाईलाइन कार्टिलेज। तो ये हाईलाइन कार्टिलेज क्या करता है, दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, ताकि कम से कम फ्रिक्शन हो। इसके बाद में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, मैंने बताया बिटवीन दी टू बोन्स, है ना, बिटवीन द लिंकेज ऑफ टू बोन्स। साथ ही साथ में नोज टिप, जो नोज की टिप होती है वो भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। ईयर मसल जो होती है, आपको एक्सटर्नल ईयर जितना भी दिखता है आपका बाहर की तरफ, वो क्या होता है, ईयर पिन्ना, वो भी किसका बना होता है, कार्टिलेज का। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पार्ट है, जहाँ पर आपको सी शेप के कार्टिलेजियस रिंग्स दिखते हैं। तो वो सी शेप के कार्टिलेजियस रिंग्स भी किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप होती है। लैरिंग्स जो कि वोकल बॉक्स होता है, और ये वोकल बॉक्स भी किसके थ्रू सपोर्टेड होता है, कार्टिलेज के थ्रू, है ना। तो अलग अलग टाइप के पेयर्ड और अनपेयर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, सबसे पहला कि कार्टिलेज इज लेस हार्डर देन बोन्स। जितने भी कार्टिलेज होते हैं वो बोन्स की कंपैरिजन में लेस हार्ड होते हैं, ठीक है, कम जो होते हैं रिजिड होते हैं। क्यों होते हैं लेस रिजिड, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। किसकी वजह से, तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है जिसका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है। साथ ही साथ जैसे हमने बोन्स के अंदर सेल देखी थी, बोन्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल होती हैं, बोन्स को बनाने में हेल्प करती हैं, जिनको बोलते हैं हम ओस्टियोब्लास्ट सेल। ऐसे ही कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज में जो फॉर्मिंग सेल्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, CHONDROBLAST, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, दे कंटेन सॉलिड मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड तो होता है, लेकिन बोन्स की कंपैरिजन में कम सॉलिड होता है, क्योंकि ये मिनरलाइज नहीं होता है इतना ज़्यादा बोन्स की कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये जो होता है इलास्टिसिटी होती है इनमें
इनमें प्रोटीन और शुगर का मैट्रिक्स बना होता है। यहाँ पर जितना मैट्रिक्स होता है वो होमोजीनियस होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आपको पता है कि जितने भी कार्टिलेज होते हैं वो आपकी बॉडी के बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में नेक्स्ट है लिगामेंट क्या होते हैं और टेंडन्स क्या होते हैं। तो लिगामेंट और टेंडन्स पे कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो लिगामेंट क्या होते हैं और टेंडन्स क्या होते हैं। तो लिगामेंट और टेंडन्स समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वाइट फाइबर क्या होते हैं और येलो फाइबर क्या होते हैं। ठीक है, वाइट फाइबर क्या होते हैं और येलो फाइबर क्या होते हैं। तो जितने भी येलो फाइबर होते हैं वो येलो फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। जितने भी येलो फाइबर होते हैं वो इलास्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, इसीलिए येलो फाइबर्स में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया फ्लूइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे हमने ब्लड और लिम्फ को डिस्कस किया, है ना। इसके बाद में हमने स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस किया, है ना। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज में भी हमने कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे बोन और कार्टिलेज, इसको डिस्कस किया। यहाँ पे जो तीसरा टाइप है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम, जो कि क्या, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, या फिर बोल सकते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। जहाँ पर जितने भी फाइबर्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं, इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो लिगामेंट और टेंडन्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फाइबर दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है येलो फाइबर, दूसरा होता है वाइट फाइबर। तो मैट्रिक्स के अंदर या तो येलो फाइबर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वाइट फाइबर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर येलो फाइबर प्रेजेंट होंगे तो येलो फाइबर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। जो येलो फाइबर होते हैं उनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, और येलो फाइबर के ही बंडल को हम बोलते हैं लिगामेंट। जो येलो फाइबर है जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और उसी येलो फाइबर के बंडल को, उसी येलो फाइबर के काफ़ी सारे और अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें लिगामेंट होते क्या है, कि येलो फाइबर के बंडल, है ना, जो कि इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, किसकी वजह से, इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। और साथ ही साथ में ये जो लिगामेंट होते हैं, ये लिगामेंट आपकी बोन को किससे जोड़ने का काम करते हैं, बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करते हैं। आपकी बहुत सारी दो बोन्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई है, तो किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई है। जैसे आपकी जो लोअर आर्म है ना, आपका जो लोअर आर्म है, इसमें दो तरह की बोन्स प्रेजेंट होती है, ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस तो ऊपर वाली बोन्स होती है। इसके बाद में जो आपको दो बोन्स दिखती है वो होती है रेडियस एंड अल्ना, है ना। आपकी जो अपर आर्म होती है उसकी बोन को बोलते हैं हम ह्यूमरस, और उसके नीचे जो लोअर आर्म होती है उसमें दो तरह की बोन्स प्रेजेंट होती है, रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस और अल्ना दो बोन्स है, और दोनों एक दूसरे से जुड़ी कैसे है, तो दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन कर रहे हैं, येलो फाइबर के बंडल, या हम बोल सकते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट येलो फाइबर के बंडल होते हैं जो कि दो बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। कई बार आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि लिगामेंट क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, ये दोनों बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं, दो बोन्स को अटैच करने का काम करते हैं। ठीक है, अटैचमेंट बिटवीन दी टू बोन्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है, नेक्स्ट जो आपको टाइप दिख रहा है यहाँ पर, वो है टेंडन्स। तो टेंडन्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि लिगामेंट येलो फाइबर से मिलके बनते हैं, है ना, ऐसे ही जो टेंडन्स होते हैं वो वाइट फाइबर के बने होते हैं। मतलब टेंडन्स जो टिश्यूज होते हैं इनके अंदर मैट्रिक्स में वाइट फाइबर प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट में येलो फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और टेंडन्स में वाइट फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको।
और वाइट फाइबर जो होते हैं इनके पास में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलास्टिन प्रोटीन नहीं होती। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि येलो फाइबर्स में मतलब इलास्टिसिटी किस के थ्रू होती है या फिर किस प्रोटीन के थ्रू होती है, क्यों होती है? तो आप बता सकते हो कि इनमें इलास्टिन प्रोटीन की वजह से इलास्टिसिटी होती है। और लिगामेंट, या फिर पूछ सकता है लिगामेंट के अंदर इलास्टिसिटी क्यों होती है? तो इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। टेंडन्स में इलास्टिसिटी मैंने अभी बताया अभी लिमिटेड होती है या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। टेंडन्स के अंदर वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, है ना। वाइट फाइबर मतलब इसके मैट्रिक्स में जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो कैसे हैं? वाइट फाइबर। और वाइट फाइबर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बनते हैं। वाइट फाइबर में स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन प्रोटीन में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसी वजह से ये इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, यह तो हो गया, हमें समझ ये चीज़ समझ में आ गई हमें टेंडन्स होते क्या है। अब हमें ये समझना है कि टेंडन्स का फंक्शन क्या होता है। जैसे हमने देखा कि जितने भी लिगामेंट्स होते हैं वो दो बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि लोअर आर्म में दो बोन्स प्रेजेंट होती है, रेडियस एंड अल्ना, और दोनों बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट या बंडल्स ऑफ येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, ये बोल सकते हैं हम लिगामेंट को। और क्या बोल सकते हैं हम? बंडल्स ऑफ येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही जो टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज के बंडल होते हैं, ठीक है ना। टेंडन्स क्या होते हैं? वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज के बंडल। और वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज के बंडल के साथ साथ में मैंने एक चीज़ और बताई आपको, इनमें इलास्टिन प्रोटीन नहीं होती है और इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हमेशा लिगामेंट में ही इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, टेंडन्स में नहीं होती। तो टेंडन्स क्या काम करते हैं? टेंडन्स का फंक्शन क्या है? टेंडन्स हमारी मसल को बोन से जोड़ के रखने का काम करते हैं। आपकी जो बहुत सारी जो बोन्स हैं वो डायरेक्टली मसल से जुड़ी हुई हैं और मसल्स के थ्रू वो होल्ड करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो उनको होल्ड कराने का काम कौन कर रहा है? उनको होल्ड कराने का काम, मसल और बोन्स को जोड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? टेंडन्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक और डिस्कस कर लेते हैं हम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तब तक आप जितने भी हमने ये लिख लिया ना, आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा मिलने वाले कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। हमने बहुत सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़े हैं, जिनमें से मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यूज़ का अगर नाम पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाले कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। तो ये टिश्यूज़ जितने भी ऑर्गन्स है उनके अंदर फ्री स्पेसेस को फिल करने में हेल्प करते हैं। आपके जितने भी ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि बिल्कुल डेंस है, जिनके अंदर सेल्स प्रेजेंट है काफ़ी सारी, तो उनको कवर करने का काम, उनके अंदर फ्री स्पेस को फिल करने का काम कौन करता है? ये एरियोलर टिश्यू। साथ ही साथ ये टिश्यूज़ जो है यहाँ पे लिखा है हेल्प्स इन रिपेयरिंग अदर टिश्यूज एज वेल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये साथ ही साथ में और क्या फंक्शन करते हैं? ये और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अगर वो डैमेज हो गए हैं तो उसको रिप्लेस करने का भी काम ये करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा है इट इज़ फाउंड इन स्किन एंड बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर जितने भी आपको टिश्यूज़ दिखते हैं जो कि फ्लूइड अमाउंट में होते हैं, वो भी क्या होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़। यहाँ तक बात समझ में आई?
कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अलावा ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में देखने को मिलते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग देखने को मिलते हैं, नर्व्स में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में बोन मैरो। तो आप यहीं पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं बस, तो इसके अलावा और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं ये अराउंड दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा जगह कनेक्टिव टिश्यूज़ जो प्रेजेंट है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़। और इनका फंक्शन क्या है, तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर फ्री स्पेसेस को फिल करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से सुनिए और आराम से बैठ के तसल्ली से नोट्स बनाइए, ईयरफोन लगा के सुनिए। अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही है तो ईयरफोन लगा के सुनिए और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो मैं एक एक लाइनें बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, उनको लिखते जाइए, है ना, ताकि आपको वो याद रहे। ऐसा नहीं कि बस आपने सुन लिया और आपको रिकॉर्ड हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको लिखना है, उसको जो भी आपको स्लाइड में दिख रहा है वो भी लिख लेना है। साथ ही साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा हूँ, आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, तो वो भी आपको लिखना है इसके अंदर। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, आप अपने सराउंडिंग, अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, बाहर कम निकलिए, अच्छे से पढ़िए, जितने भी पीछे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए अगर इस कंटेंट से रिलेटेड है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड लक।